कल हमने एंडोक्राइन सिस्टम शुरू किया, यानी हार्मोनल सिस्टम। जानवरों के या ह्यूमंस के, मोस्ट प्रिसाइजली ह्यूमंस के हार्मोन्स को हमें पढ़ना है। और कल हमने 2 ग्लैंड्स पढ़ ली थी। ग्लैंड समझ गए, एंडोक्राइन सिस्टम समझ गए। वो सिस्टम जिसमें हार्मोन निकलता है, लेकिन किस में जाता है? सबसे पहले ब्लड में जाता है, और ब्लड से जाता है पूरे बॉडी में, या फिर जहाँ पर जिस सेल में उसको पहुँचना है, टारगेट सेल में वो जाता है। 2 ग्लैंड्स हमने पढ़ ली थी, हाइपोथैलेमस और क्या नाम है मास्टर ग्लैंड का? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को हम कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगली ग्लैंड, ठीक है। अगली ग्लैंड हमारी कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड पाई जाती है आपका जो ट्रैकिया है, यानी आपका जो विंड पाइप है उसके दोनों तरफ, ठीक है। पेयर में पाई जाती है, यानी 2 होती हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। समझ में आ गया? यहाँ पर पाई जाती है। काम क्या है इसका? मैंने हर ग्लैंड में जो हार्मोन वो रिलीज़ करती है उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करी थी, लेकिन सब नहीं हुए, तो मैं फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है। मैंने सब में अंडरलाइन किया है कि कौन से हार्मोन वो रिलीज़ करती हैं और सबके फंक्शन लिखे हैं। यही चीज़ हमें पता होनी चाहिए, लेकिन इनको बारे में हमें और अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी तुमको पता चलेगा, जैसे जैसे तुम बड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्लास 10th में थायरॉक्सिन कुछ पढ़ा था, थायराइड कुछ पढ़ा था। काश अच्छे से पढ़ लेते तो समझ में आ जाती कि थायराइड की रिपोर्ट कहना क्या चाह रही है, या इंसुलिन की रिपोर्ट कहना क्या चाह रही है, ग्लूकोज की रिपोर्ट क्या कहना चाह रही है, ठीक है। नाउ अच्छे से समझेंगे हम। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या बहुत कठिन है नाम याद रखना? बिल्कुल नहीं। थायराइड, थायरॉक्सिन, समझ आ गया? थायराइड से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। लेकिन ये थायरॉक्सिन करता क्या है? ये थायरॉक्सिन आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि ग्लूकोज आपने खाया, प्रोटीन आपने खाया, फैट आपने खाया, उनको ब्रेक डाउन करना या उनको बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने डाइजेस्ट किया खाना, वो डाइजेस्ट होके गया स्टमक में, स्टमक से गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से गया ब्लड में, और ब्लड से जाता है वो लीवर में। अब लीवर में जाता है तो उसको ये डिसाइड करना होता है कि हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। जितनी एनर्जी की ज़रूरत है फैल जाता है पूरे में कि जाओ एनर्जी बनाओ। जिसकी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, अगर मान लो कुछ ग्लूकोज बच गया, तो मैंने बताया था वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि जिस ग्लूकोज की हमें ज़रूरत नहीं होती है वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में ही। तो ये डिसाइड करने वाला हार्मोन भी कौन है? थायरॉक्सिन। अब मान लो तुमने फैट खाया और वो फैट एक्स्ट्रा था, तो तुम्हारी बॉडी में जमा हो गया, चर्बी में जमा हो गया, ठीक है ना। अब मान लो तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई या एनर्जी की कमी हो गई और खाना खा नहीं सकते, तो वही फैट क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है ना। उसका फैसला भी कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है, ठीक है ना। किसको? थायराइड को बीमारी क्यों कहते हैं ये सुनो। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग मिथ। कभी मत कहना कि थायराइड हो गया, हम कहेंगे कि थायराइड से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई। हार्मोनल डिसीज जो होती है ना, वो कब होती हैं? या तो कम हो जाए हार्मोन या तो बढ़ जाए हार्मोन। जैसे हमने उसमें देखा था ग्रोथ हार्मोन में कल, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है तो डवार्फिज्म हो जाता है, बौना रह जाता है इंसान। और अगर ज़्यादा निकल जाता है ज़रूरत से, हाइपर सेक्रीशन कहते हैं हम जिसको, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 7-7.5 फुट का, उसको हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म, ठीक है। बट हम यहाँ पर देखते हैं कि जब थायरॉक्सिन कम निकलता है, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, ये बहुत कॉमन बीमारी है आजकल लोगों में, ठीक है ना। जो लोग ओवरवेट होते हैं ना, उनको कभी कभी ये बीमारी हो जाती है कि उनका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बहुत कम निकलता है, और उस बीमारी को हम बोलते हैं गोइटर। समझ आया? गोइटर में क्या होता है कि उनका जो नेक होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसे डबल चिन निकल आती है, डबल चिन बोलते हैं, ट्रिपल चिन बोलते हैं जिसको। एक ये चिन दिखती है, एक और नीचे दिखती है, ऐसे करते हैं तो एक और नीचे दिखती है, एक और नीचे दिखती है। क्यों हो जाता है ये? क्योंकि कम थायरॉक्सिन निकल रहा है। अब थायरॉक्सिन कम निकल रहा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास खेत है, ठीक है। तुम्हारे पास एक खेत है, तुमने खेत के एक थोड़े से हिस्से में गेहूँ उगाया, ठीक है। उतने में गेहूं आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि गेहूं कम आने लगा उस हिस्से से, तो अब क्या करोगे? बाकी के हिस्से में गेहूं डालने लगोगे, क्योंकि एक हिस्से से कम गेहूं आ रहे हैं। अब जितना हिस्सा बचा है उसमें भी गेहूं डालने लगोगे। मतलब क्या है? तुम अपना एरिया क्या कर दोगे?
बढ़ा दोगे। तो सेम थायराइड ग्लैंड के साथ होता है। अगर थायरॉक्सिन कम निकलता है ना तो थायराइड ग्लैंड अपना साइज बड़ा कर लेता है ताकि एक्स्ट्रा हार्मोन निकले, एक्स्ट्रा थायरॉक्सिन निकले, जिससे बॉडी की नीड पूरी हो पाए थायरॉक्सिन की। इसी को हम बोलते हैं गोइटर हो जाना, ठीक है। अब गोइटर होता है तो क्या होता है कि क्योंकि कम थायरॉक्सिन निकल रहा है तो मेटाबॉलिज्म कैसा हो जाता है, हाई या लो मेटाबॉलिज्म, क्योंकि थायरॉक्सिन किस में हेल्प कर रहा है, मेटाबॉलिज्म में। अब थायरॉक्सिन ही कम निकल रहा है, डेफिशिएंसी, तो मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे एनर्जी बनना कम हो जाएगी, इससे बॉडी में फैट जमा ही रहेगा, वो यूज होना कम हो जाएगा। तो इंसान को ओवरवेट हो जाता है, इंसान वीक हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, चलने फिरने का मन नहीं करता। समझ में आ गया। तो ये कौन सी बीमारी है एक्चुअली, गोइटर, ना कि थायराइड। थायराइड कोई बीमारी नहीं होती, समझ आ गया। नाउ नहीं, अब मना कर देना, ठीक है। थायराइड कोई बीमारी होती नहीं है। कभी भी बोले कि थायराइड हो गया, चेक करना जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में एक ना वो दिया रहता है नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए थायराइड की। बल्कि थायराइड 2 हार्मोन होते हैं, एक T3 होता है, एक T4 होता है। समझ में आ गया। तो तुम देखना कि T3 कितना होना चाहिए, T4 कितना होना चाहिए और कितना आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो कौन सी बीमारी होगी, गोइटर। अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, अगर थायराइड ज़्यादा हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, फिर वो इंसान पता है कैसा हो जाता है, हाइपर एनर्जेटिक, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी काम करने लगता है, जल्दी जल्दी बोलने लगता है, जितना सोच पाता है उससे तेज बोलने लगता है, ठीक है ना। कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। अपनी याद आ गई तुम्हें, अपनी याद आ गई क्या, ठीक है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं है कि कोई ऐसा करता है तो उसको थायराइड ही हो, किसी की आदत भी होती है। बट स्टिल जिसको, देखो मैंने भी बोल दिया, जिसको थायराइड ही हो, ठीक है ना। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। हाइपर थायराइडिज्म यानी थायराइड का ज़्यादा निकलना, हाइपर निकलना। नाउ अगली जो ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में आपकी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारे स्टमक के पीछे। यह हमारा स्टमक होता है, तो बीच में सेंटर में जो स्टमक होता है उसके जस्ट पीछे थाइमस ग्लैंड होती है। लेकिन ना अभी मेरे में प्रेजेंट है, ना अभी तुम्हारे में प्रेजेंट है। तुम्हारे में होगी तो बहुत कम होगी, तुम लोग 14-15 साल के होगे तो तुम्हारे में बहुत छोटी हो जाएगी। मेरे में गायब हो चुकी है और बड़ी हो जाती है बच्चों में, मतलब बड़ी होती है बच्चों में, धीरे धीरे वो डीजनरेट हो जाती है, छोटी हो जाती है और गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है ना वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब वाइट ब्लड सेल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। वाइट ब्लड सेल तो पता है ना, ब्लड के सेल्स होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल भी 5 टाइप के होते हैं। उसमें से एक टाइप होता है लिम्फोसाइट, ठीक है ना। लिम्फोसाइट में से भी एक होता है स्पेशल टाइप का टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। अब टी क्यों है, क्योंकि कहाँ पर ग्रो हो रहा है, थाइमस में। तो जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वहाँ पर उनका मैच्योरेशन होता है थाइमस ग्लैंड में। एक पॉइंट के बाद, लाइफ के एक पॉइंट के बाद बॉडी इनफ टी लिम्फोसाइट बना लेती है कि बस अब टी लिम्फोसाइट अच्छे से मैच्योर हो चुके हैं, अब थाइमस ग्लैंड का काम खत्म, अब कोई और काम करेगा इसका, बोन मैरो काम करेगा इसका, ठीक है ना। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो गायब होने लगती है। इन टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने में जो हार्मोन काम आता है वो कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन। जैसे थायराइड का थायरॉक्सिन था, वैसे ही थाइमस का थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम है इन टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करना एक पॉइंट तक। उसके बाद ना थाइमस रह जाती है, ना थाइमोसिन निकलता है, ना टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मेरे में तो गायब हो चुकी होगी, समझ में आ गया। नाउ अगली हमारी ग्लैंड कौन सी है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। रीनल याद है, रीनल आर्टरी, रीनल वीन, किडनी में जाने वाली, किडनी से बाहर आने वाली। तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे है ग्लैंड, किडनी से। एड का मतलब होता है ऊपर, यानी ये जो ग्लैंड है ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगी, 2 ग्लैंड्स होती हैं। एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट अबव किडनी। इसमें से काफ़ी हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन हमें कितने हार्मोन पढ़ने हैं, 2। एनसीईआरटी कितने दे रही है, सिर्फ एक, ठीक है, एड्रेनलिन। लेकिन मैं आपको एक और हार्मोन बताता हूँ, सिंपल थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, कॉर्टिसोल। क्योंकि आगे चल के जीवन में कॉर्टिसोल सबका निकलना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो तब निकलता है जब बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, समझ में आ गया। स्ट्रेस में निकलने वाला हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन जो कोई नहीं चाहता कि मेरी बॉडी में निकले। क्योंकि जब हम स्ट्रेस कंडीशन में आते हैं, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, तो बॉडी को रिलैक्स करने का काम कौन करता है, कॉर्टिसोल करता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं।
समझ में आ गया? आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, आपका जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल निकलेगा ना, उतना ज़्यादा आपके दूसरे हॉर्मोन्स के साथ इम्बैलेंस हो जाएगा। लड़कियों में, फीमेल्स में एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, PCOD, ठीक है? उनकी ओवरी जो होती है ना, नाम से समझना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। ओवरी में पॉलीसिस्टिक, पॉली का मतलब क्या होता है पता है? पॉली, पॉलिनोमियल, पॉलीगॉन, बहुत सारे साइड्स होते हैं पॉलीगॉन के। पॉली का मतलब होता है मैनी, सिस्टिक का मतलब होता है सिस्ट। सिस्ट यानी छोटे छोटे, अपन कह सकते हैं कि टुकड़े किसी चीज़ के, ठीक है ना? तो फीमेल्स की ओवरी में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, कभी कभी सिस्ट बन जाती है, और वो कई नंबर्स में जाते हैं, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80। और ये क्यों हो जाता है? क्योंकि हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। फीमेल्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना, ठीक है ना, मेल में भी सिस्ट बन सकती हैं, लेकिन ओवरी में नहीं बनेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि मेल में ओवरी कहाँ होती है, ठीक है ना? लेकिन मेल में भी कहीं पर सिस्ट बन सकती है, मेल में भी स्ट्रेस हो सकता है और उससे बीमारियां हो सकती हैं। मैं सिर्फ फीमेल की बीमारी बता रहा हूँ। फीमेल में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल निकलता है ना, तो वो उनके दूसरे हॉर्मोन्स के साथ इम्बैलेंस कर जाता है, जिसकी वजह से ओवरी में सिस्ट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इससे क्या होता है कि उनकी जो ओवरी है ना, वो अच्छे से फंक्शन नहीं करती है, और इससे बहुत सारी और बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है प्रॉपर नहीं आ पाती, या फिर इनफर्टाइल तक हो जाती हैं फीमेल, यानी कि एग नहीं निकल पाता प्रॉपरली। तो ये जो PCOD बीमारी है या PCOS बीमारी है, आजकल लड़कियों को कॉमनली हो रही है, क्योंकि क्या ज़्यादा हो रहा है उनको? स्ट्रेस। और स्ट्रेस हो रहा है तो क्या निकल रहा है ज़्यादा? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल दूसरे हॉर्मोन्स के साथ इम्बैलेंस कर जाता है। मेल्स में भी स्ट्रेस हार्मोन निकलना बहुत बुरा है। देखो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हार्मोन निकलना ओके, अगर तुम किसी कंडीशन में आए जहाँ पर मान लो बहुत इमरजेंसी में तुम्हें कुछ काम करना है, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है? बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आराम से भैया, आराम से। लेकिन अगर तुम लगातार स्ट्रेस लेते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा कॉर्टिसोल निकलेगा, जिससे प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना? क्योंकि देखो, थोड़ा बहुत चल जाता है स्ट्रेस, क्योंकि वो तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही बनाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा इम्यून बनाता है प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी बहुत गलत है, इसलिए कोशिश करना चाहिए चिल रहो, ठीक है ना। अगला हार्मोन है कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड का एड्रीनलिन। नाम से ही समझ आ रहा है, एड्रीनल का हार्मोन है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। ये कब निकलता है? कौन सी सिचुएशन में? इमरजेंसी सिचुएशन में। तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ जाए, ठीक है, तब निकलता है एड्रेनलिन। तुम जो है, तुमको बिठा दिया जाए ज़बरदस्ती बहुत बड़े झूले में जहाँ तुम्हारा मन नहीं है जाने का, तुम कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, ऐसा पेपर देने वाले हो जो कि बहुत टफ है तुम्हारा, और पेपर बांट रहा है इन्विजिलेटर, ठीक है, इन्विजिलेटर पेपर बांट रहा है, तो अब तुम्हें डर लगने लगा कि अब कैसा आएगा पेपर, तब निकलता है कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है। स्ट्रेस सिचुएशन और इमरजेंसी सिचुएशन अलग अलग होती हैं। स्ट्रेस एक बहुत स्टेडी चीज़ होती है, धीरे धीरे आराम से काफ़ी टाइम तक रह सकती है। लेकिन इमरजेंसी कैसी चीज़ है? तुरंत कुछ चाहिए, तुरंत कुछ करना पड़ेगा। अब कुत्ता पीछे पड़ा है तो बैठ के स्ट्रेस थोड़ी ले रहे हो, कुत्ता पीछे पड़ गया यार, शिट, ठीक है ना, तब तुम्हें करना है रिएक्ट। तो जो रिएक्शन आता है ना बॉडी का, वो इस हार्मोन की वजह से आता है। इसको हम बोलते हैं फ्राइट, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। कैसे याद रखोगे? कुत्ता पीछे पड़ा, पहले डर जाओगे तो फ्राइट, डरोगे तो फिर क्या करोगे? भागोगे। फ्लाइट, पहले भागोगे, और कुछ नहीं बचा तो क्या करोगे? फाइट। समझ में आ गया? तीनों चीज में हेल्प करता है, डराने में, भगाने में और लड़ने में, तीनों में हेल्प करता है तुम्हारा एड्रेनलिन हार्मोन। मेक बॉडी रेडी फॉर इमरजेंसी। अब कैसे? मान लो कुत्ता पीछे पड़ा है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? भागोगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वेरी गुड। अब मैं तुम्हें हर एक चीज बताता हूँ, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा, सांस क्यों बढ़ेगी। सांस बढ़ेगी, तुम्हारी बॉडी को भागना है। भागना है तो किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी बनाने के लिए मुझे पता है ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए तो सांस बढ़नी चाहिए ना, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन ले सको। सांस बढ़ गई, अब सांस बढ़ गई, लंग्स में ऑक्सीजन चली गई, तो पहुंचाना भी तो है सारे सेल्स तक, तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो गया?
बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हार्ट क्या आराम से पंप होगा? नहीं, तेज पंप होने लगेगा। इसके बाद ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा, ग्लूकोज जो है जल्दी जल्दी टूटने लगेगा, तुम्हारा जो ग्लाइकोजन जमा किया है लिवर में वो टूटने लगेगा और बॉडी जल्दी जल्दी एनर्जी बनाएगी। बॉडी के अपर बॉडी पार्ट या लोअर बॉडी पार्ट, कहाँ ज़्यादा एनर्जी बनना चाहेगी? लोअर बॉडी, पैर में, ताकि भाग सको। समझ में आ गया? इसके अलावा तुम्हारी आंखों की जो पुतली है ना वो फैल जाएंगी, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देख सको, लाइट आ सके ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, कि कहाँ भाग सकते हैं। समझ गए ना? तो ये चेंजेस आते हैं, स्वेटिंग होने लगेगी। क्यों? क्योंकि इतनी तेज़ बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है, इतना ज़्यादा बॉडी जो है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर रही है, तो क्या निकलेगी बॉडी से? हीट ज़्यादा निकलेगी, और हीट निकलेगी तो उसको शांत करने के लिए बॉडी में क्या निकलेगा? पसीना। समझ आ गया? गर्मी फील होती है क्योंकि हीट निकल रही है, लेकिन बॉडी उसको कॉप अप करने के लिए क्या करती है? स्वेट निकालती है। तो ये सारे काम कौन करता है? तुम्हारा एड्रेनलिन हार्मोन। तो कभी ये वर्ड सुन लो कहीं भी, आजकल बड़ा फेमस चल रहा है कि एड्रेनलिन निकालने के लिए ये कर लो, एड्रेनलिन रश, ये वर्ड बहुत कॉमन है, एड्रेनलिन रश। यानी कि कोई एडवेंचर वाली चीज़ करनी है, जैसे बंजी जंपिंग करते हैं, देखा है ना बंजी जंपिंग, ठीक है ना, उसमें एड्रेनलिन रश होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। स्काई डाइविंग करते हैं, ठीक है ना, सी डाइविंग करते हैं, वाटर डाइविंग करते हैं, एड्रेनलिन रश होता है, ठीक है ना। नाउ अगली ग्लैंड कौन सी है? पैनक्रियास। कल मैंने बताया था पैनक्रियास एक एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन है क्योंकि डाइजेस्टिव जूस निकालती है डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू निकालती है? डक्ट के थ्रू, ठीक है ना। और एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि क्या रिलीज करती है? हॉर्मोन्स रिलीज करती है। कहाँ रिलीज करती है? ब्लड में। अब ये दो हार्मोन निकालती है। एनसीईआरटी में दिया है सिर्फ इंसुलिन, मैं आपको बताता हूँ ग्लूकागॉन। बहुत आसान है, इनको याद करना बिल्कुल कठिन नहीं। इन दोनों का काम है आपके ब्लड में और सेल में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना, ठीक है ना। कैसे? तुमने खाना खाया, ग्लूकोज बना, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको ग्लूकोज बना दिया तोड़ तोड़ के। अब वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। अब उसको क्या ब्लड में ही रहना है? उसको एनर्जी बनाने के लिए किस में जाना पड़ेगा? सेल में। ये ब्लड है, ये सेल है। ब्लड से सेल में ग्लूकोज को भेजने वाला कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। याद रखना, इंसुलिन का काम है ब्लड के ग्लूकोज को कहाँ भेजना? सेल में, ताकि एनर्जी बन सके। एक और हार्मोन होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम बिल्कुल इसका उल्टा है। वो कोशिश ये करता है कि अगर बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है कहीं और, तो वो सेल से उधार ले लेता है। समझ में आ गया? या सेल में ज़्यादा ग्लूकोज है तो उससे उधार लेके वापस ब्लड में ले आता है। लेकिन हमें ग्लूकागॉन से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? इंसुलिन। अब मुझे बताओ, इंसुलिन का क्या काम है? ग्लूकोज को कहाँ से कहाँ भेजना? ब्लड से सेल। अब मान लो किसी वजह से इंसुलिन नहीं निकल रहा बॉडी में, तो ग्लूकोज कहाँ रह जाएगा? सेल में रह जाएगा, ब्लड में रह जाएगा, क्योंकि कहाँ से कहाँ भेज रहा है? ब्लड से सेल में। अब मान लो ये है ही नहीं, तो क्या जाएगा ब्लड से सेल में ग्लूकोज? कहाँ रह जाएगा ग्लूकोज? ब्लड में। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? हाई। ग्लूकोज को शुगर भी कहते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा? हाई। इससे कौन सी बीमारी हो जाएगी आपकी? डायबिटीज। डायबिटीज का पूरा नाम है, इस वाली डायबिटीज का पूरा नाम है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तुम नॉर्मल डायबिटीज भी कह सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर एक और टाइप की डायबिटीज़ होती है, वो अलग है, ठीक है ना, बाद में बताऊंगा कभी, ठीक है। वो होती है तुम्हारे ब्रेन से निकलने वाले एक हार्मोन की वजह से, यही वाली, ठीक है। जिस डायबिटीज़ की हम बात करते हैं नॉर्मली, वो यही वाली है। अब देखो ये क्यों होती है, क्यों पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता? दो टाइप होते हैं। पहली होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ तब होती है जब तुम्हारे पैनक्रियाज के सेल्स ही ऐसे हों जन्मजात कि वो इंसुलिन ना निकाल पाए, यानी पैदा होते साथ ही तुमको डायबिटीज़ हो जाए, या 2-3 साल की 4 साल की उम्र में, बचपन में किसी को डायबिटीज़ हो जाए। ऐसे कई बच्चे हैं इस दुनिया में जिनको बचपन में डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि डीएनए ही उनका ऐसा रहता है पैनक्रियाज का, जो क्या नहीं बनाता? इंसुलिन नहीं बनाता, ठीक है। इस वजह से उनको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। रोज़ इंसुलिन के 2 इंजेक्शन लग सकते हैं, 1 इंजेक्शन लग सकता है, 3 इंजेक्शन लग सकते हैं। डिपेंड करता है कितना ज़्यादा पैनक्रियाज आपका ख़राब है। समझ में आ गया? इतना ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है इंसुलिन पे कि अगर 1-2 दिन इंसुलिन नहीं लगाए तो डेथ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। सेल में नहीं जा रही, सेल में ग्लूकोज नहीं जा रहा तो एनर्जी कहाँ से बनेगी? समझ गए ना।
तो इसलिए उनको लगातार डोज देने पड़ते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे जो होते हैं वो डायबिटीज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी बेयर नहीं कर पाती इतनी यंग उम्र में इतना ज़्यादा इंसुलिन पे डिपेंड रह पाना। दूसरे टाइप का डायबिटीज़ जो है वो आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, ठीक है। और वो क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनो। जब लोग ओवर ईटिंग करते हैं, फैट ज़्यादा खाते हैं, तो वो फैट कहाँ जमा होता है, स्किन के नीचे, ठीक है ना, एडिपोज टिश्यू बनाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फैट कहाँ जमा होता है, पेट में, ठीक है ना, टमी वाले रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में। स्टमक नहीं बोलते, स्टमक तो एक ऑर्गन है, हम इसको एब्डोमेन बोलते हैं। क्या, वो भी बताता हूँ। तो ज़्यादा फैट कहाँ जमा होता है, तुम्हारे टमी वाले रीजन में, तुम्हारी बेली बढ़ जाती है, ठीक है ना, बेली फैट बढ़ जाता है। इस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये बेली फैट अगर गलती से तुम्हारा पैनक्रियाज में चला गया, इतना बढ़ बढ़ के, क्योंकि अंदर ही अंदर बढ़ रहा है, अगर वो पैनक्रियाज में चला गया तो किसको निकालना बंद कर देगा, इंसुलिन को, या तो कम कर देगा या तो बंद कर देगा। इस केस में जो डायबिटीज़ होती है उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। पहली वाली है जब बचपन से ही नहीं निकल रहा, पैनक्रियाज खराब है। दूसरे वाले में पैनक्रियाज बहुत अच्छे थे, लेकिन लाइफस्टाइल ऐसी थी, पड़े पड़े ठूस रहे हैं, चल फिर नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बस पड़े पड़े खा रहे हैं। इस वजह से तुम्हारी बॉडी के जो बेली वाला रीजन है उसमें फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो फैट चला जाता है पैनक्रियाज में, जो कि इंसुलिन को निकालना बंद कर देता है, जिसकी वजह से फिर से ब्लड में क्या रह जाती है, ग्लूकोज, जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसके लिए दवाइयाँ खाई जाती हैं। दवाइयाँ क्या करती हैं, दवाइयाँ तुम्हारे सेल में, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि तुम्हारे सेल में जो रिसेप्टर होते हैं ना इंसुलिन के, वो ही फैट से ढक दिए जाते हैं। मान लो इतना रीजन है, मान लो बॉडी में बहुत सारा फैट जमा हो गया, अब जो तुम्हारी बॉडी के सेल हैं उनके ऊपर भी फैट जमा हो गया, तो उनके जो रिसेप्टर है ना, जो इंसुलिन को पकड़ते थे और बोलते थे आ जाओ ग्लूकोज, अंदर आ जाओ, ठीक है। इंसुलिन क्या है, एक टाइप का एडमिट कार्ड, दिखाओ इंसुलिन को, ग्लूकोज अंदर जाओ, दिखाओ इंसुलिन को, ग्लूकोज अंदर जाओ, समझ रहे हो, इनविटेशन कार्ड है। लेकिन अगर ग्लूकोज ही नहीं, इंसुलिन ही नहीं है, इनविटेशन कार्ड ही नहीं है, तो क्या ग्लूकोज जा पाएगा, नहीं। पता है क्यों नहीं है इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड तो है, कभी कभी क्या होता है बॉडी में इंसुलिन निकल रहा है, लेकिन फैट इतना ज़्यादा जमा हो गया बॉडी में कि जो इनविटेशन कार्ड देखने वाला बंदा है ना, वो गार्ड, वो ही गायब हो गया, फैट से ढक गया, वो रिसेप्टर ही गायब हो गया इंसुलिन को देखने वाला। तो एडमिट कार्ड दिखाओगे किसको, कोई नहीं है, तो वो अंदर जाने ही नहीं देगा ग्लूकोज को। तो देखो दोनों चीज़ें होती है, फैट की वजह से पैनक्रियाज में भी नुकसान होता है, बॉडी के सेल्स में भी नुकसान होता है, जिससे कुल मिला के तुम्हारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जाता है। इसके लिए एक दवाई आती है मेटफॉर्मिन करके। मेटफॉर्मिन क्या करता है, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन के जो सेल रिसेप्टर होते हैं ना, उनको एक्सपोज कर देता है इंसुलिन के लिए, तो वो इंसुलिन अंदर चला जाता है। अगर किसी के में बहुत ज़्यादा ही इंसुलिन की कमी हो रही है तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी फैल जाती है, और डायबिटीज़ सिर्फ एक बीमारी नहीं है, उस वजह से काफ़ी बीमारी होती हैं, ठीक है ना। कई लोग होते हैं जिनको एक बीमारी हो जाती है जिसको न्यूरोपैथी कहा जाता है। डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो नर्व्स होती हैं ना, नर्वस टिश्यू, अपना जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं, पैरों के, हाथों के। तो ब्रेन से सिग्नल तो जा रहा है लेकिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, क्योंकि न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो इंसान ना हाथ उठा पा रहा है ना पैर चला पा रहा है। ये बीमारी भी डायबिटीज़ से होती है। हार्ट अटैक हो जाता है डायबिटीज़ की वजह से, हाँ, बीपी भी बढ़ जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है ग्लूकोज की वजह से, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज इतना सारा है कि किडनी को मेहनत करनी पड़ रही है ग्लूकोज को फिल्टर आउट करने में। समझ में आ गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ग्लूकोज की वजह से। पॉलीयूरिया, ग्लूकोज इतना ज़्यादा है ब्लड में कि बार बार वॉशरूम जाना होता है, ठीक है ना, यूरिनेशन बार बार होना, यूरिन बार बार हो रही है तो पानी का लॉस बार बार हो रहा है, तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। समझ आए, बॉडी में एनर्जी नहीं बन रही है क्योंकि ग्लूकोज नहीं जा रहा, तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ये बहुत सारी बीमारियाँ केवल डायबिटीज़ से जुड़ी रहती हैं। क्या दुबले हो जाते हैं डायबिटीज़ में? डायबिटीज़ अगर हो रही है तुम्हारे इसकी वजह से, क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़, तो उसमें तो इंसान मोटा होता है तब जाके उसको डायबिटीज़ होती है, फैट बढ़ जाने से, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको हो सकता है कि जेनेटिकली
या हम कह सकते हैं लाइफस्टाइल की वजह से। अब ज़रूरी नहीं है फैट जमा हो तभी डायबिटीज़ हो जाए, कभी कभी पैनक्रियाज के सेल्स जो हैं ओवर यूज़ के कारण, तुम जो है बहुत ज़्यादा खाते ही जा रहे हो मीठी चीज़ें, खाते ही जा रहे हो, तो मीठी चीज़ों में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो पैनक्रियाज को लगातार इंसुलिन निकालना पड़ रहा है, लगातार उस ग्लूकोज को बॉडी में यूज़ करने के लिए, तब भी खराब हो जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, ये याद रखना। मीठा खाने से सिर्फ ग्लूकोज बढ़ता है बॉडी में, ठीक है ना। अगर तुम्हारी पैनक्रियाज अच्छी खासी है तो उस ग्लूकोज को यूज़ कर लेगी। मीठा खाने से नहीं, फैट ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होती है। फैट में भी कौन सा, ट्रांस फैट, अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, ये ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होती है। लेकिन अगर डायबिटीज़ हो जाए तब मीठा मत खाना। क्यों? क्योंकि एक तो वैसे ही तुम्हारी बॉडी परेशान है ग्लूकोज को ब्लड से सेल में भेजने में, अब तुम ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाते ही जा रहे हो मीठा खा खा के, समझ रहे हो ना। मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन डायबिटीज़ होने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए। क्लियर हुआ? और एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि मीठे से ही ग्लूकोज मिले, ठीक है ना। ग्लूकोज और किससे मिलता है, स्टार्च, रोटी, चावल, इन सब से भी बहुत ज़्यादा स्टार्च मिलता है और बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है, उनमें भी लिमिट रखना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये बात है कुल मिला के। बहुत ज़्यादा सोच, मैं तुमको इतना सारा क्यों बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में काम आएगा, ठीक है ना। कोई बोले शुगर है तो बोलो मीठा खाने की वजह से हो गया, तो मतलब पागल हो क्या, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, समझ गए। या फिर कोई बोले कि डायबिटीज़ हो गई और कह रहा कि हम नहीं करते परहेज करने से तो ज़्यादा बीमारी होती है, हम तो खाएंगे मीठा, तो वो भी गलत है, ठीक है ना। तुम क्यों अपनी बॉडी को परेशान कर रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं छोटी सी ज़िंदगी है सब खा लो, डायबिटीज़ हो गया छोटी सी ज़िंदगी है सब खा लो, मीठा खा लो, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम मीठा खा के अपनी ज़िंदगी को और छोटा करते जा रहे हो, ठीक है ना, तुम और जल्दी निपट जाओगे, ठीक है। बस आखिरी जो 2 ग्लैंड्स हैं, सुनो, एक आती है टेस्टिस। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसका मेन काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना यानी मेल गैमीट बनाना। दूसरा उसका काम है ग्लैंड का, यानी हार्मोन भी रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन, क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना और मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बताना, यानी कि मेल के जो कैरेक्टर होते हैं ना, अलग से आवाज़ भारी हो जाना या फिर दाढ़ी आ जाना, ठीक है ना, बहुत सारे जो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, मसल्स का ज़्यादा डेवलप हो जाना, ये होते हैं मेल के कैरेक्टर। कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है ओवरी। ओवरी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका मेन काम है एग बनाना, ओवा का फॉर्मेशन करना, लेकिन उसका और काम है हार्मोन्स निकालना। 2 हार्मोन निकालती है। पहला हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, ओ यहाँ पर साइलेंट होता है, एस्ट्रोजन, कभी कभी ओ भी नहीं लिखा जाता, सीधा ई से नाम आता है, एस्ट्रोजन। जैसे टेस्टोस्टेरोन था मेल सेक्सुअल कैरेक्टर बनाना, वैसे ही एस्ट्रोजन का क्या काम है, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर बताना, यानी फीमेल्स में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, प्यूबर्टी के बाद, वो कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन स्पेशली वो हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद रिलीज होता है। उसका क्या काम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना, ठीक है ना, मंथली साइकिल को, और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना। सबसे ज्यादा ये हार्मोन कब निकलता है, जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है ना, उसको पूरा कंट्रोल करेगा शुरू से आखिरी तक। क्लियर हो गया। तो ये पूरे हमारी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी थी, हाइपोथैलेमस। दूसरी पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन निकल रहे थे, रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते थे। पिट्यूटरी से निकलता है मेन कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो क्या स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ बॉडी में। उससे और 2 हार्मोन निकलते थे, ऑक्सीटोसिन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो मैंने एक्स्ट्रा बताए थे। तीसरी कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। चौथी कौन सी ग्लैंड है, थाइमस। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन, जो कौन से सेल्स को डेवलप करता है, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अगली कौन सी ग्लैंड है हमारी, एड्रीनल। उससे 2 हार्मोन निकलते हैं, पहला कॉर्टिसोल और दूसरा एड्रीनलिन। एड्रीनल है ना, इन लगा दो लास्ट में, एड्रीनल इन, एड्रीनलिन, ठीक है। कॉर्टिसोल कैसा हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस में काम आएगा। एड्रेनालिन कैसा हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आता है। अगली ग्लैंड कौन सी है, पैनक्रियास। क्या रिलीज करती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ब्लड से सेल में भेजना, ग्लूकागॉन का काम है ग्लूकोज को सेल से
ब्लड में भेजना। अगली है टेस्टिस। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। और अगली है ओवरी। ओवरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला, और प्रोजेस्टेरोन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने वाला। समझ में आ गया? इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, हार्मोनल पार्ट हो सकता है तुम्हें बहुत कठिन लगे, लेकिन एक बार इंटरेस्ट लेकर पढ़ लोगे ना पूरा, तो सबसे आसान पार्ट यही हो जाएगा। पूरे बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है। ठीक है, कोई बात नहीं, सिर दुख गया, इट्स ओके। स्ट्रेस हार्मोन निकल रहा होगा तुम्हारे में, अच्छी बात है, चिल रहा करो। चलो ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।